नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज संस्कृत डिपार्टमेंट, आप लोगों के सामने उपस्थित हूं संस्कृत भाषा विज्ञान की श्रृंखला में ध्वनि परिवर्तन के नियमों को लेकर के। मित्रों, इससे पूर्व हम लोगों ने ध्वनि परिवर्तन की दिशा, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि में होने वाले परिवर्तन, इन सारे विषयों का गहन विश्लेषण किया। और जिस तरह से कहावत है, यत्र यत्र धूम्रः तत्र तत्र वह्नि, यानी जहां जहां परिवर्तन होगा वहां वहां कारण होंगे। तो इसलिए परिवर्तन के कारणों को जाना, लेकिन इनके क्या कारण के पीछे कौन सी भावना, कौन सी ऐसी शक्ति काम करती है जिसके कारण यह परिवर्तन होता है, उसी का अन्वेषण, उसी का विश्लेषण और उसी का गवेषण ध्वनि परिवर्तन है। ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत कुछ व्यापक चीजों को जान लेना आवश्यक है। यह ध्वनि परिवर्तन किसी एक भाषा की व्याख्या नहीं करता, या कोई एक ध्वनि परिवर्तन समग्र भाषा के परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता, बल्कि यथा काल, यथा स्थान, यथा देश और यथा भाषा वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, तुलनात्मक विधियों को जाना, तुलनात्मक परिवर्तनों को जाना और किस प्रकार वह शब्द परिवर्तित होता है, किस प्रकार वह ध्वनि परिवर्तित होती है, उनका अन्वेषण किया और तदनुसार उन्होंने नियम बनाया। तो जब नियम होता है तो नियम को सामान्य रूप से ही हम जान के चले कि कोई भी, विश्व का कोई भी ऐसा नियम नहीं है, सुप्रीम के नियम को छोड़ दे, जो शाश्वत नियम है उसको छोड़ दे, लेकिन संसार के चलने में जो मानव का व्यवहार होता है, उस व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का कोई भी सार्वभौमिक नियम नहीं होता। उसके अपवाद मिलते हैं, या वो नियम कुछ पर आरोपित होते, कुछ पर आरोपित नहीं होते। तो इसी दृष्टि से आज हम जिन जिन नियमों की बात करेंगे या जिन नियमों का उल्लेख करेंगे, उन नियमों में जो बातें कही गई है समीक्षकों ने, उससे कैसा प्रभाव पड़ता है ध्वनियों के ऊपर में, हम उसको जानेंगे। लेकिन इससे पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि प्रतिभाषा जो प्राप्त व्याकरण है, वह व्याकरण तत्त भाषाओं के परिवर्तन के ऊपर प्रकाश डालता है। संस्कृत भाषा विज्ञान के संदर्भ में यदि इस विषय को जाने तो जो हमारे व्याकरण शास्त्र में संधि के नियम है, वो संधि के नियम विद इन द लैंग्वेज, अर्थात संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो फोनेटिक चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के लिए नियम की स्थापना करता है, नियम की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए झलाम जशोन्ते, यह नियम आप लोगों ने पढ़ा, व्यंजन संधि का नियम पढ़ा, और वहां कहता है कि झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है, अंत में कोई भी वर्ण रहे या ना रहे। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं जगदीश। अगर शब्द को देखा जाए तो ये जगत या जगद शब्द है, तृतीय वर्ण में जो जगत है वो परिवर्तित हो रहा है, अर्थात त को परिवर्तित कर दिया किसमें? तृतीय वर्ण में, जो कि घोष और अल्प प्राण है, द, जगदीश, उसमें परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से हमने एक नियम लिया और उससे जो होने वाले ध्वनि परिवर्तन बहुत ही प्रसिद्ध है, तोरली। अब तोरली को ही देख लीजिए, तवर्ग के स्थान पर ल का आदेश हो जाता है अगर ल बाद में हो, यानी पूर्व पद के अंत में अगर तवर्ग है और उत्तर पद के पूर्व में अगर ल हो, तो उस तवर्ग के पूर्व पद के अंत्य तवर्ग के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा, और तब हम जाके बनाते हैं तत् प्लस लीन। अब ये त जो है कन्वर्ट हो गया ल में, तल्लीन। तो जो मैंने बातें कही शुरू में कि भाषा के, स्वयं भाषा के अंतर्गत होने वाले ध्वनि परिवर्तन के लिए नियम हमें व्याकरण शास्त्र में प्राप्त होते हैं, उन भाषाओं के व्याकरण शास्त्र में। लेकिन जब भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विश्व की सारी भाषाओं की ध्वनियों में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या की जाती है, तो यह आवश्यक नहीं कि ध्वनि परिवर्तन के तत्त नियम तत्त भाषाओं पर आरोपित हो ही। तदनुसार हम जरा ये देखें कि इस ध्वनि नियमों के ऊपर में विमर्श कब से प्रारंभ होता है। मित्रों, जिस भाषा विज्ञान को हम पढ़ते हैं, हमारे संस्कार में यह बात डाल दी गई है
कि भाषा विज्ञान की ये जो समग्रता है वो पाश्चात्य नियमों या पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा नियंत्रित है। और तदनुसार जैसा हमने बार बार कहा है कि 18वीं शताब्दी के बाद से भाषा विज्ञान का उदय है, भाषा विज्ञान का विश्लेषण प्रारंभ हुआ, भाषा विज्ञान के ऊपर में अध्ययन प्रारंभ हुआ। लेकिन जब मैं संस्कृत की बात कर रहा होता हूं, संस्कृत के संदर्भ में जब हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं, तो हम इसको स्वीकृति प्रदान नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकृति प्रदान करते? क्योंकि हमारे जो भाषा विज्ञान के नियम हैं वो वैदिक काल से प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह कहा जाना कि ध्वनि नियमों का आगमन 18वीं या 19वीं शताब्दी से है, यह आधुनिक संदर्भ में आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से सार्थक हो सकती है यह सूचना, लेकिन समग्रता के रूप में यह सूचना भारतीय संदर्भ में, संस्कृत भाषा के संदर्भ में यह सार्थक नहीं है। क्योंकि संस्कृत भाषा में जो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन है अर्थात ध्वनि नियमों की जो चर्चा है, हम आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल से ही चला आ रहा है। हम लोगों ने प्रातिशाख्यों की चर्चा की है, शिक्षा ग्रंथों की चर्चा की है, जो विशुद्ध वर्ण विज्ञान की बात करता है। और उसके बाद तो एक व्याकरण की अनंत श्रृंखला चल पड़ी, जहां पर पाणिनि हो, कात्यायन हो, पतंजलि हो, और जो भी हो बाद के आने वाले जो भी हों, परवर्ती वैयाकरण हो, इस सारे के सारे इस विषय का उल्लेख करता है कि तत्त स्थलों पर होने वाले ध्वनि परिवर्तन के नेपथ्य में संधि के कौन से नियम या ध्वनि परिवर्तन के कौन से नियम लागू होते हैं। लेकिन चूंकि आधुनिक संदर्भ में इस बात को लेकर चल रहे हैं, इसीलिए हमें प्रस्तावित करना पड़ रहा है कि ध्वनि नियमों, क्योंकि जिन ध्वनि नियमों को पढ़ेंगे हम पाणिनि के ध्वनि नियमों को नहीं पढ़ेंगे, हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो रिकॉग्नाइज्ड ध्वनि नियम है हम उनकी चर्चा करेंगे। और ऐसे ध्वनि नियमों का आगमन 18वीं 19वीं शताब्दी में हमें प्राप्त होता है। इसी तरह जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा इसका अन्वेषण किया गया, इसका विमर्श किया गया, और खास करके जर्मन भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। अभी आप नाम सुनेंगे, रास्क का नाम सुनेंगे, ग्रिम का नाम सुनेंगे, वर्नर का नाम सुनेंगे, आदि ऐसे कईयों के नाम सुनेंगे। और यह जो चर्चा ध्वनि नियमों का आगमन हुआ क्या, इसका तात्कालिक कारण क्या है, किस रूप में हम इसको देखते हैं, तो जब वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, वेस्टर्न लिंग्विस्ट्स ने भाषाओं के मध्य तुलना की दृष्टि से अध्ययन करना शुरू किया, तब उनको जाकर के लगता है कि जो खास करके एक भाषा परिवार है, उस भाषा परिवार की एक ध्वनि अन्य भाषाओं में भी अलग अलग रूप में प्राप्त होती है। अगर उसको अब ध्यान से जाने, एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, हम संस्कृत भाषा में जो तीन होता है ना, शब्द संख्या 3, उस 3 के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? त्रि। क्लियर है? उसी से त्रयः बनाते हैं, उसी से तिस्रः बनाते हैं, उसी से त्रयम जो त्रीनि वाला रूप होता है, त्रीनि वाला रूप होता है, ये बनाते हैं। तो ये जो त्रि है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? थ्री। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? नो, एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई? बिकॉज थ्री और त्रि यानी था जो यहां, जो त यहां हो रहा है, जो संस्कृत में जो त है, वही ध्वनि इंग्लिश में जाकर के थ बन रहा है, और वही थ्री वहां बन रहा है। तो ध्वनि साम्य हम पाते हैं। तो ऐसे कई सारी ध्वनियां। एक और होता है कि गर्मी के दिनों में हमें पसीने निकलते हैं, संस्कृत में उसके लिए शब्द है स्वेद। क्या है शब्द? स्वेद। द जाकर के देखिए इंग्लिश में क्या मिलेगा? स्वेट। और तब हम लोग कहते हैं ना स्वेटिंग हो रही है, पसीने निकल रहे, पसीने छूट रहे हैं। तो स्वेद और स्वेट। तो इन ध्वनि साम्यों को देखते हुए भाषा वैज्ञानिकों की जो दृष्टि है, उनके जो विचार हैं, उनमें एक क्रांति आती है, और तदनुसार उन परिवर्तनों के कारणों का अन्वेषण करते हैं कि किस कारण से ये ध्वनि परिवर्तन होते हैं, और उसी के लिए वो फिर नियम बनाए जाते हैं। और कालांतर में इन ध्वनि नियमों ने अनेक भाषिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान की। भाषागत कई समस्याएं जो जिनसे हम जूझते रहते हैं, हालांकि सामान्य दृष्टि से हमें भाषिक समस्या नहीं दिखती, हां दिखती है स्वयं के उच्चारण में, जहां क को हम ट बोल जाते हैं या त को स बोल जाते होंगे,
वो एक अलग है, वो व्यक्तिगत कह सकते हैं कि हमारे वर्ण, हमारे जो मुख विवर हैं वो बहुत अधिक ओपन नहीं हो पाते, इसीलिए हम सही उच्चारण नहीं कर पाते। लेकिन अध्ययन के क्षेत्र में अनेक भाषिक समस्याएं आती हैं, उन भाषिक समस्याओं को सुलझाने में ये ध्वनि नियमों ने अत्यधिक सहायता प्रदान की। मित्रों, अब इन ध्वनि नियमों का जो स्वरूप है, इन ध्वनि नियमों के बारे में क्या बातें आती है, कैसे इसको हम चर्चा में लाते हैं, इसको जरा ध्यान से देखें। यहां पर जो है मूलतः कि हम इसके अंतर्गत भाषा के परिवर्तन के जो कारण है, जिसे मैं बार बार चर्चा करता आ रहा हूं, उसका हम अन्वेषण करते हैं। शुरू में ही भूमिका में मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि कोई ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं है जिनके अंतर्गत सारी भाषाओं में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या की जाए, परिवर्तन के विश्लेषण किए जाए। क्योंकि शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि भाषा का प्रभाव केवल इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल भी होता है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेज उस पर काम करती हैं, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो मौसम हो, इन सब का प्रभाव हमारे उच्चारण पर पड़ता है, हमारी ध्वनियों के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए ये जितने भी ध्वनि नियम अभी मैं प्रपोज करूंगा, उन ध्वनि नियमों में कुछ का क्षेत्र सीमित होता है और कुछ का व्यापक होता है। अब उस व्यापक का मतलब क्या हुआ? अपेक्षाया व्यापक। यानी अगर 5 ध्वनि नियम है तो 5 ध्वनि नियम में कोई एक ध्वनि नियम मैक्सिमम भाषा को अपने अंतर्गत समाहित करता होगा, सारी भाषाओं को नहीं, इसलिए उसका क्षेत्र व्यापक होगा अपेक्षाया दूसरे नियम के। फिर हमें, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, सभी भाषा पर यह प्रभावी नहीं है और हर एक नियम का अपवाद होता है। यानी ये जो ध्वनि नियम अपने सामने अभी आएंगे, उन ध्वनि नियमों के अपवाद भी पाए जाते हैं। और मित्रों, ये ध्यान रखें, जैसे ही नियमों का अपवाद होता है, प्राप्त होता है, हमें मिलता है, वैसे ही यह सत्य और तथ्य स्थापित होता है कि भाषा के परिवर्तन विषयक नियम सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, सबके ऊपर आरोपित नहीं होते। तो यह ध्वनि नियम का बेसिक स्वरूप हुआ। अब आते हैं कि ये ध्वनि जो नियम है, इन ध्वनि नियमों की परिभाषाएं भी होती है। ये ध्वनि नियम, हम क्यों इसे ध्वनि नियम कहेंगे? तो ध्वनि नियमों की परिभाषा की जब चर्चा करते हैं तो ध्वनि का जो नियम है, इन ध्वनि नियम का संबंध किसी भाषा विशेष से होगा। शुरू से ही कह रहा हूं, भाषा विशेष से, सारी भाषाओं से नहीं। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में जो होने वाले ध्वनि परिवर्तन है, तो संस्कृत भाषा विशेष के संदर्भ में ही इन ध्वनि नियमों की व्याख्या होगी। काल विशेष से संबद्ध, हम आप सभी जानते हैं, एक लोक कहावत है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। मतलब ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से 4 कोस पे पानी में, पानी के स्वाद में, पानी के कॉम्पोजिशंस में चेंजेस आते हैं। उसी प्रकार अगर जो एक पुरानी कहावत है कि 8 कोस पर, कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 10-12 किलोमीटर के बाद अब भाषा में परिवर्तन देखते हैं। हालांकि अब यह सीमित हो गया है, 8 कोस की दूरी कम हो गई है, क्योंकि लोगों का आदान प्रदान और जो हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेचिंग जो है हमारी रिहैबिलिटेशन का, उसके कारण जो है वो दूरी कम हो गई है। लेकिन यह जरूर सत्य है कि आफ्टर सम डिस्टेंस यू विल फाइंड अ प्रॉपर चेंज। क्यों? अगर यह चेंज नहीं होता तो हमारे भारतवर्ष के ही अंतर्गत जो 5-7 प्रमुख हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, ये जो सारे राज्य हैं, इन राज्यों की अपनी हिंदी हो जाती है। मतलब सार्वभौमिक हिंदी नहीं है वो। क्यों? क्योंकि ध्वनि परिवर्तन हो जाते हैं, वहां पे शब्दों में ध्वनि परिवर्तन हो रहा है। और इसके ऊपर में कई चर्चा हमने की है। स्कूल, स्कूल, बार बार इनको हमने चर्चा में लाया है। तो इसीलिए ये जो है कि ये किसी भाषा विशेष से संबंध जो होता है ध्वनि का है, ये जरूरी नहीं है सारी भाषा से, काल विशेष से संबंध होता है। क्यों? क्योंकि आज जो भाषा का मानक स्वरूप है, आज शिक्षा का स्तर प्राचीन काल की अपेक्षा ऊपर आया है। अर्थात जहां हमारे यहां पहले साक्षरता का प्रतिशत कम होता था,
वो पिछले 25-30 वर्षों में साक्षरता का वह प्रतिशत काफी हाई हो गया है। अर्थात लोगों ने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया है, लोगों ने बेसिक शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी है। तो जहां हम शिक्षित होंगे तो उस शिक्षा के अनुसार हमें शब्दबोध होता है, हमें अर्थबोध होता है, और उस शब्दबोध और अर्थबोध के आधार पर हम उन शब्दों की ध्वनियों को भी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जहां पर लोग कम पढ़ाई करते थे, कुछ ही लोग पढ़ते होंगे सामाजिक सुविधा के कारण, ऐसी स्थिति में एक खास वर्ग जो कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते होंगे, जो शिक्षा से वंचित रहते होंगे, उनको ध्वनि ज्ञान होता नहीं था। इसलिए जिससे वो जैसा उन्होंने एक बार में सुना उसी को पकड़ करके वो चल देते थे। और तभी देखिए, हाथ शब्द हाथ हो जाता है, घास शब्द घास हो जाता है, पेड़ा आम भाषा है, पेड़ा एक मधुर, एक मिठाई है, स्वीट है एक, लेकिन आप देखेंगे कि सामान्य लोग भी उसको, पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी पेड़ा कह देते हैं। ये जो चीजें हैं वो इसलिए कि हमने अपने अध्ययन में उस ध्वनि को एक्सेप्ट नहीं किया, ध्वनि को रिकॉग्नाइज नहीं किया, और जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने पुस्तक का अवबोध नहीं किया है, वो भी उस ध्वनि को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इसीलिए प्राचीन काल से लेते हुए आज तक वो ध्वनियां बदलती चली गई। संस्कृत में तो कई ध्वनियां, वैदिक ध्वनियां भी हैं, और खास करके लौकिक ध्वनियां भी जो हैं, ऐसी कई ध्वनियां विलुप्त भी हो गई। फिर ये जो ध्वनि नियम जो है, या किसी विशेष परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन के कारण ये ध्वनि नियम भी होते हैं। अब विशेष परिस्थिति में कभी कभी हमारा पिच हाई होता है, हम बहुत ही तेज बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं कभी कभी, तो ऐसे शीघ्र संभाषण में मूल शब्द की कई ध्वनियां गौण हो जाती हैं। देखिए, विश्व का सर्वाधिक विशाल ग्रंथ जो है वह महाभारत है। क्या है ग्रंथ का नाम? महाभारत। लेकिन जब आम संभाषण में इसका हम नाम लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? महाभारत पढ़े हो? महाभारत यानी हा गौण हो गया है, महा का हा जो है ह ध्वनि, वो ध्वनि गौण होकर के महाभारत हो गया है ना। इंटरेस्टिंग, ध्यान से गौर से सुनिएगा। जो पढ़े, जो अच्छी तरह से अपनी ध्वनियों के प्रयोग को जानते हैं, वो आवश्यक रूप में आपको महाभारत बोलते पाएंगे। लेकिन सामान्य उसी ध्वनि त्वरा में हम महाभारत बोल जाते हैं, ह गायब हो गया। लेकिन हां, हमें अर्थावबोध हो रहा है, हम उस प्रॉपर नाउन को ग्रास्प कर रहे हैं कि जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट द मोस्ट जो कह सकते सबसे विशाल जो लेंदी टेक्स्ट है, वह आप महाभारत की चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई सारी ध्वनियों की हमने चर्चा की है, जहां पर कि शाहबाद शाबाद हो जाता है, मंडावली मंडौली हो जाता है, स्वरूप स्वरूप बन जाता है। तो किसी विशेष परिस्थिति में, किसी खास परिस्थिति में, चाहे कभी हम त्वरा से बोलते हैं, कभी हम स्लो बोलते हैं, तो ऐसे में भी कई सारी ध्वनियां विलुप्त हो जाती हैं और कई नई ध्वनियां आ जाती है। सभी आप लोग जानते होंगे, मूल शब्द है समुद्र। ओशन के लिए प्रयोग हमारे यहां क्या होता है? समुद्र। लेकिन अच्छे खासे लोगों को आप बोलते पाएंगे तो वो क्या बोलते हैं? समुद्र। सुनिए, समुद्र। और उसी समुद्र से बाद में क्या बन गया? समंदर। ये ना जो ध्वनि है बीच में कहां से आ गई, इसका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन समुद्र से समुद्र और समुद्र से समंदर बन गया। तो ये किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ये ध्वनि नियम की जो ध्वनि नियम है, ये गढ़े प्रभावित होते हैं। और सारी ध्वनियों को भी, इन ध्वनि नियमों के अंतर्गत सारी ध्वनियों को भी नहीं आत्मसात किया गया है। विशिष्ट कुछ ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को ही ये जो ध्वनि नियम है वो प्रभावित करते हैं। अर्थात सारी ध्वनियों को नहीं, विशिष्ट ध्वनियां, यानी उन शब्दों, उन वर्णों या उन वाक्यों में जो खास कोई ध्वनि होगी, उन्हीं को प्रभावित करते होंगे। जैसे हमने महाभारत और समुद्र का उदाहरण दिया, समंदर हो गया। हमने कहा है हमारे पौराणिक काल की कहानियां हैं जिसमें ऋषि मुनि गण शाप दिया करते थे। शाप, हम क्या बोलते हैं? श्राप। पता नहीं ये रॉ कब से आ गया उसके बीच में।
लेकिन एक नूतन ध्वनि का आगमन हो गया और शाप शब्द श्राप बन गया। श्राप गलत है, शाप सही है, लेकिन ध्वनि आ गई उसके मध्य में, श्राप शब्द चल पड़ा, तो यह ध्वनि नियम की परिभाषा आई। अब इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत जिन विशिष्ट ध्वनि नियमों की हम चर्चा करेंगे, या भाषा वैज्ञानिक जिन विशिष्ट ध्वनियों को अपनी परिधि में लाते हैं, वे 5 निम्न ध्वनियां हैं। ये काफी प्रसिद्ध ध्वनि है: ग्रिम्स लॉ, ग्रासमैन्स लॉ, फोरनर्स लॉ, पैलेटल लॉ, सेरेब्रल लॉ, जिसको कि हम लोग सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ये नाम है। ग्रिम नियम, ग्रासमैन नियम, वर्नर नियम, तालव्य नियम और मूर्धन्य नियम। एक एक वाक्यों में हम पहले इनके स्वरूप को समझ लें कि यह ग्रिम नियम किस विषय की चर्चा करती है, ग्रासमैन का नियम किस चीज को फोकस करता है, वर्नर का नियम किस विषय को फोकस करता है, और तदनुसार अन्य को भी जानेंगे। एक एक पहले इंट्रोड्यूस कर लेंगे, फिर एक डिटेलिंग हम एक एक नियम को करेंगे, डायग्राम्स के माध्यम से ग्रिम नियम को भी समझेंगे और इसके अतिरिक्त अन्य नियमों को भी समझेंगे। इसमें जो प्रथम तीन नियम है, जो ग्रिम्स लॉ है, ग्रासमैन्स लॉ है, फोरनर्स लॉ है, इन तीनों का संबंध मूल भारोपीय भाषा परिवार से है। मित्रों, जब शुरू में हमने भाषा का वर्गीकरण किया था तो कई सारे उसमें ग्रुप्स बने थे, और उन सारे ग्रुपों में जो मोस्ट डोमिनेटिंग और जो सबसे जो लार्जर एरिया को जो कवर अप करता था, वो मूल भारोपीय भाषा जिनका संबंध था संस्कृत, ग्रीक और लैटिन से रिलेटेड जो लैंग्वेज था, हम उस मूल भारोपीय भाषा के अंतर्गत लाते थे। इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं इंडो यूरोपियन। भा से मतलब भारतीय और रोपीय यानी यूरोपीय, यानी भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार। भाषाई दृष्टि से अगर आप देखें तो स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और यूरोपियन, इनमें काफी नजदीकियां हैं, बहुत नजदीकी है। भले ही पॉलिटिकली, कल्चरली टोटली हम लोग डिफरेंट हों, बट जो लिंग्विस्टिकली है, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप का निर्माण करता है, एक एसोसिएशन फिक्स करता है। तो इन लोगों ने, ये जो ग्रिम हैं या ग्रासमैन हैं या फॉरेनर्स हैं, इन तीनों ने सविशेष इसी मूल भारोपीय भाषा को फोकस किया है और तदनुसार अपने नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया है। जो एक एक वाक्य की हमने बात की, देखिए ग्रिम नियम, ये जैसा शुरू में ही कहा, इन्होंने फोकस किया जो मूल भारोपीय भाषा की ध्वनियां हैं। मूल भारोपीय अगर ले लें, जो उनकी ध्वनियां हैं, और उन ध्वनियों के अंतर्गत जो अंग्रेजी एवं जर्मन जो है, उनमें जो होने वाले परिवर्तन है, उनके बीच की तुलना करके एक नियम का प्रतिपादन किया, नियम का प्रवर्तन किया। तदनुसार ग्रिम के नियम जो हैं, वो जो प्रथम वर्ण होते हैं, यहां पे जब हम वर्ग की बात करते हैं, जो प्रथम वर्ग है, वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, उनको द्वितीय में परिवर्तित करता है। उदाहरण के रूप में देखें तो जो क है उसका को ख में, चतुर्थ को तृतीय में, यानी घ है तो उसको ग में, तथा तृतीय को प्रथम में, अर्थात अगर ग है तो उसको क में परिवर्तित करता है। इसीलिए ये जो प्रथम जो द्वितीय नीचे आप पाएंगे क त प लिखा है, ये क त प का मूल उद्देश्य यही है। इसको समझ लें कि हमारे यहाँ 5 वर्ग है, संस्कृत की दृष्टि से देखें, जिनकी अभिव्यक्ति के लिए हम लोग अच्छी तरह से कु, चु, टु, तु, पु इनका प्रयोग लाते हैं। जहां कु का मतलब है कवर्ग, चु का मतलब है चवर्ग, तु का मतलब है तवर्ग, टू का मतलब है टवर्ग और पू का मतलब है पवर्ग। तो ये इनमें 5 वर्ण होते हैं। तो अंतिम वर्ण अनुनासिक है, उस अनुनासिक के ऊपर में विमर्श नहीं किया, लेकिन जो रेस्ट जो घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण है, उनके ऊपर इन्होंने विमर्श किया। जिसमें प्रथम को द्वितीय में स्पष्ट बताया, यानी च को छ में, चतुर्थ को तृतीय में, जो त को थ में, चतुर्थ यानी ध को तृतीय अर्थात द में, और तृतीय को प्रथम में अर्थात जो द है उसको त में परिवर्तित। ये कैसे होते हैं, इनकी बातें कही, और इन्होंने ये कहा कि ये परिवर्तित होते हैं। और तदनुसार ग्रिम के जो नियम है उनके 2 रूप में है। एक प्रथम ध्वनि परिवर्तन की बात आती है, और दूसरा जिसे कहते हैं द्वितीय ध्वनि परिवर्तन। ये 2 रूपों में इन्होंने वर्गीकरण किया है अपने नियम में। इसी तरह से अगर आप आगे देखें कि जो इनमें से जो मूल भारोपीय 2 अक्षर वाली धातुओं में जो 2 महाप्राण ध्वनियां थी, उनमें प्रथम महाप्राण ध्वनि हट जाती है
और द्वितीय वर्ण में महाप्राण ध्वनियों के हटने पर प्रथम महाप्राण जो है वह शेष रह जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने नियम बनाया। देखिए, नियम को समझे हम लोग कि मूल भारोपीय जो भाषा है उनमें 2 अक्षर वाली जो धातुएं हैं, कई सारी ऐसे धातुएं हैं जिनमें 2 अक्षर होते हैं। उन 2 अक्षर वाली धातुओं में, अब देखिए, अगर धातु जिसे हम गम कहते हैं ना, तो गमलरी धातु है। गम धातु तो सामान्य हम अपनी समझ के लिए गमलरी कह रहे हैं, लेकिन वह मूलतः क्या है? गम धातु है। तो मूल भारोपीय जो 2 अक्षर वाली धातु है, उन धातुओं में 2 महाप्राण ध्वनियां थी। उनमें से प्रथम महाप्राण ध्वनि जो है वो हट जाती है, नियम। और द्वितीय वर्ण में महाप्राण ध्वनियों के हटने पर प्रथम महाप्राण जो है वह शेष रह जाता है। तो ये एक उसी ग्रिम नियम का पार्ट है जिसको हम लोग आगे सविशेष एक पूरी डिटेलिंग के साथ जानेंगे। समयाभाव के कारण आज की यह व्याख्या में यहीं रोक रहा हूं और पुनः हम अपने दूसरे श्रृंखला में जानेंगे, ग्रिम के नियम को समझेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।